दोस्तों नमस्कार। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। राष्ट्रपति खामोश हो जाएं, प्रधानमंत्री मुखौटा ओढ़ ले और अपराधी सांसद जिस पर आरोप लगे हों वह चकाचौंध और चमकीली गाड़ी में इस देश के संसद के भीतर आकर खड़ा हो जाए और फप्तियां कसता हुआ नजर आए। ऐसी स्थिति कभी नहीं थी कि टेलीविजन के स्क्रीन पर ठहाके लगते हुए दिखाई दें। और तो और पास्को कानून जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाया गया, पास किया गया, उसको भी बदलने की गुहार जिस पर आरोप लगे हैं वह खुले तौर पर इजहार करता हुआ दिखाई दे और पुलिस जिन्होंने न्याय की गुहार लगाई उन्हें ही अपराधी करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दे। ऐसी स्थिति यकीनी तौर पर कभी नहीं थी। तो क्या वाकई इस देश के भीतर में न्याय की गुहार एक अपराध सरीखी परिस्थिति हो चली है? क्या वाकई इस देश की सत्ता जब कोई जीत कर आता है तो उसकी जीत अपने छाती पर टांग कर और एक मुखौटे की शक्ल में ओढ़कर चलती है? और क्या वाकई इस देश के सांसद की ताकत, चाहे उस पर कितने भी विभत्स और संगीन आरोप क्यों ना लगे हों, उसे कोई छू नहीं सकता है? और पुलिस की पहल यकीनी तौर पर इस देश की महिला पहलवानों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई और जो शब्द निकल कर आए, उसने इस देश की उन जड़ों को भेद दिया जिसके जरिए इस देश की पहचान लोकतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर है, न्याय और संविधान के आश्रय चलती है, जहां पर जनता अपने नुमाइंदों के जरिए न्याय को होते हुए देखना चाहते हैं। ये सारी बातें क्या धरी की धरी रह गई? क्योंकि विनेश फोगाट ने 3 पन्नों का एक पत्र लिखा है। उस पन्ने के एक एक शब्द जो उसमें पिरोए गए हैं, जो लिखे गए हैं, वो शायद इस देश की मौजूदा सत्ता के असल चेहरे को सामने ला देते हैं। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। और यह निर्णय लिया जाता है कि अब जो मेडल कॉमनवेल्थ से जीत कर लाए, जो मेडल एशियन गेम्स में जीत कर लाए, जो मेडल ओलंपिक में जीत कर लाए हैं, उन मेडल को मां गंगा के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि पवित्र तो सिर्फ मां गंगा है। इस देश में पवित्रता का राग ना प्रधानमंत्री ओढ़े ना राष्ट्रपति ओढ़े। परिस्थिति इतनी विकट इनके सामने और उसके बाद जिंदगी जीने का कोई मकसद बचेगा नहीं, क्योंकि किसी सैनिक की तरह तैयारी करते हैं हम भी और इस देश के लिए मेडल जीतते हैं हम भी। और जब जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री घर की बेटी हमें ही कहते हैं और यह देश सर आंखों पर बैठाता है हमें ही। लेकिन जब हमारे साथ यौन शोषण होता है और हम आरोप लगाते हैं तो आरोप वाला शख्स चमकीली गाड़ी में इस दिल्ली के भीतर घुसते हुए उस नई नवेली संसद के बाहर खड़े होकर फोटो खिंचवाता है और इस देश के प्रधानमंत्री भी सिर्फ देखते रह जाते हैं या सिर्फ उनकी जरूरत देखने भर की हो जाती है। ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी। तो मां गंगा के हवाले मेडल्स को करने के बाद इस देश में जीने का क्या मतलब रह जाएगा? शायद यह एक ऐसा निर्णय है जो आमरण अनशन की दिशा में ले जाता है। और आमरण अनशन का मतलब यह है कि अब हम जीना नहीं चाहते हैं, या इस देश के भीतर लोगों को कहीं कोई जागृति आ जाए या उनके भीतर कोई शब्द किसी तरीके से चुभो दे, जहां पर इस बात का फैसला हो जाए कि यह देश, यहां के लोग इन लड़कियों के साथ खड़े हैं या फिर जिस पर आरोप लगा है और जो सत्ता है, जो अपने मदहोशी में है, उसके साथ खड़े हैं, यह तय करना होगा। और इसीलिए इंडिया गेट पर आमरण अनशन की शुरुआत हरिद्वार में मां गंगा में विसर्जन मेडल्स को करने के बाद बैठेंगे। तो यह एक ऐसा राजनीतिक ऐलान नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर न्याय की गुहार लगाते हुए और संविधान इस देश का, कानून इस देश का, उसकी भी अवहेलना किस रूप में हो रही है, उसके खिलाफ यह शब्द हैं और शायद यह एक ऐलान है। आज शाम 6 बजे हरिद्वार में मां गंगा में यह मेडल विसर्जित किए जाएंगे और उसके बाद दिल्ली पहुंचकर इंडिया गेट पर आमरण अनशन के लिए बैठ जाएंगे। हो सकता है आपके जहन में इस देश के तमाम आंदोलनों को याद किया जा रहा हो, महात्मा गांधी का आमरण अनशन, या फिर एक वक्त इस देश ने हाल के दौर में अन्ना हजारे को भी देखा।
आंदोलन इस तेजी से पनपा था कि इस देश की संसद तक हिल गई थी और संसद हिलने के बाद सरकार को कहना पड़ा कि जो बड़े बड़े करप्ट होते हैं उनके खिलाफ भी अब हम लोकपाल बिल बना रहे हैं और पार्लियामेंट के भीतर यह निर्णय सामूहिक तौर पर लिया गया था। तो क्या मौजूदा वक्त में एक सांसद जो बीजेपी का सांसद है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने से समूची सत्ता घबरा रही है, दिल्ली की पुलिस घबरा रही है, एफआईआर दर्ज करने में उनकी घबराहट थी, ये सारी परिस्थितियों के भीतर हमें लगता है एक क्षण के लिए उस पत्र को पहले पढ़ना चाहिए जो पत्र विनेश फोगाट ने 3 पन्नों का लिखा है। यह पत्र दरअसल कई सवालों को खड़ा करता है। यह पत्र कई लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। यह पत्र इस देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए शख्स की दरअसल उस मुखौटे को उतारता है जिसको लेकर यह देश कभी उन मुखौटे को छूना नहीं चाहता था। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ यौन पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध किया है? यह पहला सवाल है। 4 सवालों में पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल है कि पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फब्तियां कस रहा है। यह इस देश में कानून के राज की धज्जियां उड़ाने वाले शब्द हैं। टीवी पर ठहाके लगाए जा रहे हैं, फब्तियां कसी जा रही है। यह दरअसल इस देश के 4th पिलर का ऐसा सच है जो बहुत विभत्स है। और पास्को एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम की जा रही है, चाहे वो टीवी पर बैठ के हो रही हो या नई नवेली पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर ब्रजभूषण शरण सिंह अपने तौर पर पत्रकारों से बात करते हुए कह रहे हों। यह चौथा सवाल है। लेकिन इसके बाद की परिस्थिति इस देश के भीतर में कई सवालों को खड़ा करती है। पहला सवाल यह करती है कि दरअसल यह चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां पर है? ये लड़कियां पूछ रही हैं। ये पूछ रही हैं कि भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई? और इस सत्ता का मतलब क्या है? ये मेडल अब नहीं चाहिए क्योंकि हम जब इन्हें पहनते थे तो इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता था ये तंत्र। ये तंत्र कौन है? ये प्रधानमंत्री तो नहीं है जिन्होंने घर बुलाया था, क्योंकि ये बहुत साफ तौर पर कहने से चूकती नहीं है कि वो सांसद जो लौटे तो उन्होंने अपने तौर पर हमारे उस मेडल को अपने गले में पहना, हमारे गले में पहनाया। प्रधानमंत्री ने भी तो कमोवेश उस मेडल को उसी रूप में देखा था। इसीलिए अगला शब्द है यह तेजी, सफेदी वाला तंत्र और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वह मां गंगा है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए पवित्र हैं और पवित्र मेडल रखने की जगह पवित्र मां गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। यह अपवित्र तंत्र कौन है? इस देश के राष्ट्रपति जो खामोशी के साथ रह गई, जिसका जिक्र इस पत्र में हुआ है। उन शब्दों को हम बताएं उससे पहले वह एक और बात कहती हैं कि मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उतने पवित्र नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उस सैनिक जैसी ही थी। यानी इस देश के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संघर्ष करता है तो उसके भीतर इस देश की ज्वाला कैसी जल रही होगी, इसकी कल्पना हर वो खिलाड़ी कर सकता है, हर वो सैनिक कर सकता है, हर वो प्रोफेशनल कर सकता है, लेकिन नेता नहीं कर सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। उसकी प्रतिस्पर्धा तो देश के भीतर होती है, तो उसके भीतर सैनिक सा जज्बा नहीं होता है। इस देश को लेकर वो सम्मान उन नेताओं में नहीं होता है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश के लिए जीने और मरने के आधार पर संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इसके बाद शब्द बहुत साफ लिखे गए हैं। अपवित्र
तंत्र अपना काम अपनी जगह करता रहे, हम अपना काम अपनी जगह पर करेंगे। अब लोग को सोचना है, यानी इस देश को सोचना है कि वह किसके साथ खड़े होंगे। बेटियों का उत्पीड़न करने वालों के साथ, जो तेज सफेद वाले तंत्र के साथ खड़ा है, सफेद गाड़ी में चलता है। इसीलिए हम शाम 6 बजे अपने मेडल मां गंगा के हवाले कर देंगे, वहां विसर्जन कर देंगे और इस देश के हम सदा आभारी रहेंगे। लेकिन इससे पहले जो अपवित्र स्थिति इस देश के भीतर राजनीतिक तौर पर खड़ी हो चली है, उसको लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल इन खिलाड़ियों के जरिए हुआ है, वो यकीनी तौर पर न सिर्फ उनके भीतर का गुस्सा है, बल्कि सड़ गल चुके इस व्यवस्था को संभाले हुए उस राजनीतिक सत्ता पर कटाक्ष है, जो सोचता है कि सत्ता उसके पास रहे तो फिर न्याय का कोई मतलब नहीं, सिर्फ सत्ता पास में रहनी चाहिए। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो आमरण अनशन की दिशा में बढ़ रही है, और आमरण अनशन इस देश के भीतर सत्ता को पलटने की ताकत रखता है। यह भी इस देश ने बाखूबी जिया है, समझा है। लेकिन उसके बाद की परिस्थिति जरा यह समझने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ इनके साथ घटा, और जो कुछ इनके साथ हुआ है उसे भी इन्होंने अपने जरिए चीजों को सामने रखा है। उन्होंने महसूस किया कि हम महिला पहलवान अंदर से ऐसा महसूस कर रही हैं जैसे इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे इन मेडलों को, क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें अपराधी बना दे। कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती रही, और ये आपको बता दें, दिल्ली के जंतर मंतर से जब जमावड़ा उठा और उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा, तो उसके बाद उन्हें थाने ले जाकर देर शाम में छोड़ा जरूर, लेकिन फिर उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की तो फिर उनकी खोजबीन शुरू कर दी। और दिल्ली बॉर्डर का इलाका हो या हरियाणा का इलाका हो, इन इलाकों में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो, खेतों में ये लड़कियां छुप रही थी, जो अलग अलग तरीके से समर्थन दे रही थी इन महिला पहलवानों को। सोचिए किन परिस्थिति में होगी, न्याय की गुहार लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंची, और उसके बाद ये हालात, क्योंकि कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती रही, और तंत्र को पकड़ना तो उत्पीड़क को चाहिए था जिसने कि यौन शोषण किया है, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनके साथ जो कर रहा था उसमें धरने को खत्म करना, उन्हें तोड़ना, उन्हें डराना, सब कुछ कर रहा था। लेकिन स्थिति यही नहीं रुकी। इस देश की राष्ट्रपति को लेकर भी सवाल किए गए, लेकिन उससे पहले यह लिखा गया कि अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनके लौटाने भर से हमें मौत महसूस हो रही है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। इसीलिए आमरण अनशन की दिशा में इस मेडल के विसर्जन के बाद का सवाल सीधे तौर पर देश के सामने इन महिला पहलवानों ने रख दिया है। लेकिन सवाल तो इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी है। इसीलिए यह सवाल किया गया कि राष्ट्रपति को लौटाएं इन मेडलों को। यह हमारे जहन में जरूर चल रहा था, और हम सोच रहे थे कि राष्ट्रपति तो प्रथम नागरिक होते हैं, तो उन्हें तो यह मेडल लौटाया जा सकता है, जो खुद इस वक्त एक महिला है। लेकिन मन ने कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर थी और वो बैठकर देखती रही और कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। यह कैसी परिस्थिति है कि एक लड़की न्याय की गुहार, वह भी यौन शोषण के खिलाफ, और इस देश की राष्ट्रपति महिला आदिवासी जो पहली बार बनी है वह भी खामोश, और दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की, यानी जंतर मंतर से राष्ट्रपति भवन 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी, बावजूद इसके उन्होंने खामोशी बरती। तो फिर मेडल उन्हें नहीं लौटाएंगे, गंगा में प्रवाहित करेंगे, वहां विसर्जन करेंगे। और प्रधानमंत्री से सवाल, जो हमें घर की बेटियां बताते थे, यह शब्द है विनेश फोगाट के, जो हमें घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया, और वह तेज सफेद वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवाता रहा। उनकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं
और अगर जिसने यौन शोषण किया वही तंत्र है और उसको निमंत्रण प्रधानमंत्री का, और प्रधानमंत्री के साथ वह उसी संसद भवन के भीतर जहां पर वह खुशी के साथ अपनी सफेद चमचमाती गाड़ी में खुश है और उसके बाद फफ्तियां कसी जा रही हैं, तो इससे विभत्स स्थिति इस देश के भीतर कब आई थी यह सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। शायद इसीलिए अब 3 सवाल इस देश के सामने हैं। पहला सवाल, न्याय की गुहार में महिला पहलवानों को क्या वाकई अब आमरण अनशन की परिस्थिति में जाकर खुद की जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए? यह देश तैयार है क्या इसके लिए भी? वो खामोशी बरतेगा और राष्ट्रपति भी खामोशी बरतेंगी और प्रधानमंत्री अपनी सियासत साधेंगे? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, इस देश के भीतर में जो कानून का राज है अगर वो डगमगा चुका है, अगर उसके आसरे न्याय की गुहार कोई भी लगाए और वो सत्ता के करीब नहीं है, सत्ता के अनुकूल नहीं है, तो उसे न्याय नहीं मिलेगा। तो क्यों और किस रूप में इस देश के भीतर सरकारें संविधान की शपथ लेकर कानून के राज का जिक्र करती है? क्या राजनीति ने और सत्ता की राजनीति ने इस देश को अंदर से इतना खोखला बना दिया है? यह फैसला भी आप ही के सामने है। और तीसरा बड़ा फैसला है जो आमरण अनशन के साथ इस देश के भीतर जागृति अगर पैदा करता है और लोगों को यह महसूस होता है कि शायद न्याय का मतलब कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है, शायद इस देश का मतलब भी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और शायद इस देश के भीतर लोकतांत्रिक परिस्थिति और महिलाओं के सम्मान का जिक्र राजनीतिक सत्ता के आश्रय नहीं छोड़ा जा सकता है, तो लौट चलिए एक क्षण के लिए उन आमरण अनशन को समझने के लिए जब यह देश अंग्रेजों के खिलाफ भी जागृत हुआ और करप्शन को लेकर भी जागृत हुआ 2011 में। पार्लियामेंट के भीतर सहमति बननी पड़ी क्योंकि जनता एकजुट होती चली जा रही थी अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त रामलीला मैदान में। नया सवाल यह है कि पहली बार इतनी निराशा, पहली बार इतना आक्रोश, पहली बार इस देश के सिस्टम को लेकर खुली चुनौती और पहली बार इस देश की सिस्टम को चलाने वाले रहनुमाओं के चेहरे से मुखौटा उतारकर उस तंत्र को जनता के सामने रखने की परिस्थिति इन महिला पहलवानों ने दिखाई है। यह गर्व की बात नहीं है, यह शर्म की बात है। इस देश के भीतर की परिस्थितियां शर्म से चेहरा आपका ढक देंगी। लेकिन आज शाम के 6 बजे अगर हरिद्वार में मेडल विसर्जित होते हैं और उसके बाद से आमरण अनशन की शुरुआत होती है, मनाइए कि यह देश जागृत हो जाए, मनाइए कि यह देश न्याय के साथ खड़ा हो, मनाइए कि यह देश अपराधियों के तंत्र को कुचलने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ने को तैयार हो। मनाइए, अन्यथा ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।